हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग आप। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का थर्ड लेक्चर, जो हम डिस्कस करेंगे प्री मॉडर्न थ्योरीज के ऊपर। आप लोगों ने अगर सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। आज के लेक्चर के अंदर हम डार्विन से पहले जो प्री मॉडर्न थ्योरीज दे रखी हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम टोटल 11 थ्योरीज पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांसिस बेकन के बारे में। इन्होंने क्या बोला था, कैसे इनकी कॉन्सेप्ट रहा है उसके बारे में। देन उसके बाद में हम बात करेंगे स्वामरडर्म के बारे में। स्वामरडर्म ने क्या थ्योरी दे रखी है, उनकी थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, वो सब डिस्कशन करेंगे। देन थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे वॉल्फ की थ्योरी। वॉल्फ ने एपिजेनेसिस की थ्योरी देकर के एक बहुत बड़े स्टीरियोटाइप को तोड़ा था, तो बात करते हैं उसके बारे में भी। देन उसके बाद नेक्स्ट डेमेलेट के बारे में बात करेंगे। डेमेलेट ने क्या कहा, उनकी थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या क्या थे, वो क्या क्या कहना चाह रहे थे, वो सब डिस्कशन हो जाएगा इसमें। देन मोपर्टुइस की थ्योरी क्या कहती है। मोपर्टुइस अपने टाइम के बहुत फेमस टाइप के एक वेल नोन पर्सनैलिटी रहे थे। उन्होंने अपने थ्योरी के अंदर क्या बातें करी हैं वो देख लेंगे। मोपर्टुइस के बाद में हम बात करेंगे चार्ल्स बोनेट की। बोनेट ने भी अपनी थ्योरी के अंदर कुछ गड़बड़ करी थी। जो गड़बड़ स्वामरडर्म ने करी थी ना, वही सी मिस्टेक इन्होंने भी कर रखी है। तो दोनों ही थ्योरी को वॉल्फ ने डिस्कार्ड कर दिया था अपने काम से, और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कैरोलस लीनियस की बात करेंगे। थोड़ी बातें हम अपने पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। कैरोलस लीनियस के बाद में बफन, बफन के बाद में हम हटन की बात करेंगे, एंड देन चार्ल्स लेयल, एंड फाइनली इरेस्मस डार्विन। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के हमारा लेक्चर, और अब पहली थ्योरी की बात करते हैं। फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस प्रेम शिफ्ट। प्रेम शिफ्ट एक टाइप का म्यूटेशन होता है। मैं आपको बस, आप रिलेट कर पाओ, आप याद कर पाओ, इसके लिए थोड़ा सा बता रहा हूं। वास्तविकता में इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले ही जो है डिस्क्लेमर दे देता हूं आपको कि जो ट्रिक्स मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। बिना मतलब कि आप ये ना सोचें कि सर आपने ये कौन सी किताब में पढ़ रखा है कि ऐसे याद करना है। ऐसे ही बन जाती हैं चीजें कुछ, तो मैं बता दूंगा आपको। फ्रांसिस बेकन, आप इनके नाम को थोड़ा सा धीरे स्लोली पढ़िए। फ्रांसिस, प्रेम शिफ्ट, प्रेम शिफ्ट, इस तरीके से। यानी कि ये म्यूटेशन से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। क्या बात करने वाले देख लीजिए, आपके सामने है। इन्होंने ये कहा कि जो नई स्पीसीज है वो पुरानी स्पीसीज से बनती है। बहुत बढ़िया बात है। इनके अकॉर्डिंग न्यू स्पीसीज का ओरिजिन कैसे होता है। न्यू स्पीसीज का ओरिजिन ओल्ड स्पीसीज से होता है। कोई ओल्ड स्पीसीज है और इस ओल्ड स्पीसीज से न्यू स्पीसीज का ओरिजिन होता है। ठीक है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन्होंने ये भी कहा कि एक डीजेनरेटिव प्रोसेस होती है। डीजेनरेटिव प्रोसेस का मतलब एक स्पीसीज के पास में बॉडी में जो पार्ट्स हैं या बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स हैं, हो सकता है उन स्ट्रक्चर्स की जरूरत अगली स्पीसीज को ना हो, तो वो स्ट्रक्चर डीजनरेट हो जानी चाहिए। ऐसा कैसे संभव है। ऐसा तभी संभव है जब स्पीसीज म्यूटेबल हो। ऐसे तो कैरोलस लीनियस कहते हैं कि स्पीसीज फिक्स होती है, स्टैटिक होती है। अगर स्पीसीज स्टैटिक होती है तो फिर उसमें म्यूटेशन नहीं होते ना, लेकिन म्यूटेशन होते हैं। इनके पॉइंट को अब क्लियरली अपन समझ लेते हैं। ओल्ड स्पीसीज के अंदर म्यूटेशंस होते हैं और म्यूटेशन से नई स्पीसीज बनती है। इसका मतलब ये मानते हैं कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज ओल्ड स्पीसीज से होती है। इनका दूसरा पॉइंट देखिए, काफी अच्छा पॉइंट है ये भी। वेरिएशंस आर द कॉज ऑफ
origin of new species from the old one. इन्होंने वेरिएशन शब्द का इस्तेमाल किया है, पर डेफिनेटली इनके कहने का मतलब म्यूटेशन ही रहा होगा। म्यूटेशन से ही वेरिएशंस आते हैं। तो फ्रांसिस बेकन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, म्यूटेशन वाली सी कोई थ्योरी आपको दिखे तो वो फ्रांसिस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यानी फ्रांसिस बेकन ने दे रखी है। इन्होंने एक और कमाल की चीज के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया। इन्होंने ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर गौर किया जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो ग्रुप्स के कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं ट्रांजिशन लिंक, यानी कि इन्होंने ट्रांजिशन लिंक के ऊपर ध्यान दिया। देखिए मैं आपको समझाता हूं। ट्रांजिशन लिंक क्या होते हैं? ट्रांजिशन लिंक आगे आएगा वापस, तब अपन डिटेल में और पढ़ लेंगे। बट ट्रांजिशन लिंक क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म में दो ऑर्गेनिज्म ग्रुप के कैरेक्टर्स होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो दोनों के बीच का इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म है। अब बेकन का थ्योरी पढ़ रहे हैं तो एक बार बेकन की बात पे आ जाते हैं। देखिए क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि ये ओशन है, ठीक है भाई, ओशन है, इसके अंदर फिशेज होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और बाहर टेरिस्ट्रियल सरफेस है, उस पे बर्ड्स उड़ रहे हैं, ठीक है भाई, बर्ड्स उड़ रहे हैं। और आगे क्वाड्रूपेड्स, चार पैर वाले जानवर हैं, इंसान भी है उनके अंदर। इनको एक ऐसी मछली दिखी जिस मछली के अंदर फिन्स तो थे ही थे, उस मछली के अंदर विंग्स जैसी स्ट्रक्चर भी थी। वो मछली थोड़ी देर पानी में रहती है, फिर एक छलांग लगाती है और फिर वापस गिर जाती है पानी के अंदर। उसको देख के ऐसे लग रहा है वो उड़ने की कोशिश कर रही है। इसे कहते हैं फ्लाइंग फिश। आप एक बार गूगल करके देखिएगा, और बाकी मैं तो एक फोटो दिखाऊंगा आपको अभी, पर वो थोड़ी पुरानी टाइप की सी है, फ्लाइंग फिश। तो बेकन ने ये माना कि हो ना हो फिश एंड बर्ड के बीच में ये फ्लाइंग फिश है, वो इंटरमीडिएट है। फिशेस कंप्लीटली पानी में रहने वाली, बर्ड्स उड़ने वाले, और ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म दिखा इनको जो दोनों के बीच का इंटरलिंक सा लग रहा था इनको, ठीक है। इनको ये भी एक चीज समझ में आई कि जो बर्ड्स हैं और जो क्वाड्रूपेड्स हैं, देखो बर्ड्स के अंदर दो पैर होते हैं और उनके जो फोर लिम्स होते हैं वो कंप्लीटली विंग्स में डेवलप हो चुके होते हैं, और क्वाड्रूपेड्स होते हैं उनमें चारों के चारों हाथ पैर कुल मिला के, दो हाथ दो पैर मिला के चार लिम्स है, वो फ्री रहते हैं। आपको एक ऑर्गेनिज्म पे ध्यान देना है जिसका नाम है बैट, चमगादड़। बेकन ने बैट को ऑब्जर्व किया, उनको ये लगा कि बैट है वो बर्ड्स एंड क्वाड्रूपेड्स के बीच का इंटरलिंक है। तो चलिए कितनी अच्छी अच्छी साइंटिफिक बातें ये कर रहे हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं? ही सजेस्टेड दैट फ्लाइंग फिशेस आर द इंटरमीडिएट बिटवीन फिशेस एंड बर्ड्स, और बैट्स है बिटवीन बर्ड्स एंड क्वाड्रूपेड्स। ऐसे होता है। ये देखो फ्लाइंग फिश की फोटो ऐसी सी कुछ दिखने वाली होती है, बाकी आप गूगल कर लेना तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ये है पहली थ्योरी बेकन की, उनका कॉन्सेप्ट। बेकन, फ्रांसिस बेकन, तो फ्रांसिस से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, जॉन स्वामरडम। स्वामी जी है ये। स्वामी जी क्या बात करते हैं? स्वामी जी कहते हैं कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, सब कुछ जो है वो भगवान करता है, आपका जो फ्यूचर है वो पहले से लिखा जा चुका है। ऐसी सी बातें करते हैं ना, यानी कि एवरीथिंग इज प्रीफॉर्म्ड, पहले से बनी हुई है, हमको अब दिख रही है।
इनकी थ्योरी का नाम भी क्या पड़ गया? प्री फॉर्मेशन थ्योरी। आप ये समझें, प्री का मतलब होता है ऑलरेडी, ऑलरेडी। फॉर्मेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन, ऑलरेडी फॉर्म्ड, पहले से बना हुआ है, इसे कहते हैं प्रीफॉर्म्ड थ्योरी। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाला हूं और वो फोटो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है। देखो ये फोटो, समझ में आया? किसकी फोटो दे रखी है? ये फोटो दे रखी है एक ह्यूमन एग की, यानी कि फीमेल गैमिट है ये ह्यूमन एग। क्या दिख रहा है इसके अंदर? ऐसा नहीं लग रहा है एक छोटा सा आदमी है वो ऐसे करके बैठा हुआ है। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहेगी? एग के अंदर एक छोटा सा एडल्ट बैठा हुआ है, एग के अंदर एक मिनिएचर एडल्ट बैठा हुआ है, ये एम्ब्रियो है जिसने अपने बॉडी पार्ट्स को फोल्ड करके रखा हुआ है। ये थ्योरी के पॉइंट्स हैं। अब इन्होंने ये कहा कि एग के अंदर पहले से एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म छिपा रहता है, याद करने के लिए, जैसे स्वामी जी कहते हैं कि भाई पहले से सब कुछ बना हुआ है। फर्टिलाइजेशन क्या करता है फिर? अकॉर्डिंग टू स्वामरडम, फर्टिलाइजेशन स्टिमुलेट करता है इस छोटे से एडल्ट को कि अब ग्रो हो जाओ, बड़े हो जाओ। तो ये मिनिएचर एडल्ट है, वो ग्रो करके एडल्ट बन जाता है। ये इतनी सी इनकी थ्योरी है। तो इनकी थ्योरी के मेन पॉइंट क्या है? देखो, पहला पॉइंट, ओवा कंटेन्स मिनिएचर ऑफ द एडल्ट। ओवा के अंदर, एग के अंदर एडल्ट का एक छोटा सा फॉर्म, मिनिएचर फॉर्म प्रेजेंट रहता है, एक चीज। दूसरी चीज, एम्ब्रियो के सारे पार्ट्स है वो फोल्डेड रहते हैं एक साथ एग के अंदर, एक छोटा सा एम्ब्रियो बैठा हुआ है। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो इसको स्टिमुलस मिलेगा, और स्टिमुलस मिलेगा तो ये मिनिएचर है वो एडल्ट बन जाएगा। ये हुआ स्वामरडर्म का थ्योरी, इनका कॉन्सेप्ट। सही बात है ये? बिल्कुल नहीं, गलत बात है ये। तो अब गलत बात है तो गलत बात को साबित करो। एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है वॉल्फ। वॉल्फ एक एनिमल का नाम भी है, अग्रेसिव टाइप का सा रहता है, वो किसी की नहीं सुनता है, वो सबको काटने को दौड़ता है। तो उसने भी स्वामी जी की बात को डिस्कार्ड किया कि बोले ये तो गलत बात बोल रहे हैं। पर वॉल्फ ने जो बात कही वो अच्छी बात भी कही। वॉल्फ ने क्या किया? चिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी करी। मुर्गी के अंदर इन्होंने रिप्रोडक्शन की स्टडी करी। इन्होंने मुर्गियों के स्पर्म और एग को देखा, एनालाइज किया और कहा कि एग के अंदर तो मुझे कोई एम्ब्रियो नहीं दिख रहा, ना स्पर्म के अंदर दिख रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्री फॉर्मेशन तो नहीं होता है, क्योंकि यदि प्री फॉर्मेशन होता तो दिखता एम्ब्रियो उसके अंदर। प्री फॉर्मेशन नहीं होता है तो फिर एम्ब्रियो कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूंगा इन्होंने क्या कहा उसके अकॉर्डिंग। तो वॉल्फ ने क्या किया? वॉल्फ ने एक थ्योरी थी जो प्री फॉर्मेशन वाली, उसको डिस्कार्ड कर दिया। इनकी थ्योरी का नाम है एपीजेनेसिस थ्योरी। एपीजेनेसिस थ्योरी वाज गिवन बाय कैस्पर फ्रेडरिक वॉल्फ and he replaced the theory of preformation और preformation theory। ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखें, इन्होंने रिप्लेस किया है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि एक अनडिफरेंशिएटेड सेल मास होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल मास, ठीक है, ये है अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। अब क्या करना है इस सेल मास का? इस सेल के मास में डिफरेंशिएशन होगा। जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये सेल मास डिफरेंशिएट होकर के
एम्ब्रियो बना लेगा, एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो बना लेगा। ये एम्ब्रियो बन गया, लेट सपोज एक बार, है ना। तो एपिजेनेसिस की थ्योरी के अकॉर्डिंग एम्ब्रियो डेवलप कैसे होता है? ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सिंपल टिश्यूज इनटू ऑर्गन्स। इनके अकॉर्डिंग इस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए सही बात है। क्या स्टडी किया? मैंने पहले ही बोल दिया था, इन्होंने चिक एम्ब्रियो की स्टडी करी और चिक एम्ब्रियो की स्टडी करके क्या कंक्लूड किया कि ना तो एग्स के अंदर ना ही स्पर्म के अंदर किसी भी टाइप का प्रीफॉर्म्ड एम्ब्रियो होता है, नहीं होता है। वो तो एक प्रॉपर बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनता है। सबसे पहले एक सेल होती है और वो एक सेल क्या है? जाइगोट है। इस एक सेल में क्या होंगे? डिवीजन। इस एक सेल में डिवीजन्स होंगे और जब एक सेल के अंदर डिवीजन होंगे तो बहुत सारी सेल्स बन जाएगी। बहुत सारी सेल्स के अंदर वेरियस ऑर्गन्स बनेंगे जिनको ऑर्गन सिस्टम कहा है। हाथ बन जाएंगे, पैर बन जाएंगे, मतलब फोर लिम्ब बन जाएंगे, हाइंड लिम्ब बन जाएंगे, आंखें बन जाएंगी और अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास में वॉल्फ की एपिजेनेसिस थ्योरी, जो अच्छी बात बोलती है कि प्री फॉर्मेशन टाइप का कुछ नहीं होता। क्लियर हुआ ये? तो ये है हमारे पास में 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी अब तक की। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर, डेमिलेट। डेमिलेट बात करते हैं डिपोजिशन की। डी से डेमिलेट, डी से याद रखो डिपोजिशन, जमाव, जमना, डिपोजिट होना। कौन डिपोजिट होगा? जो मरेगा वो होगा। जो मरेगा वो डिपोजिट होगा और डिपोजिट होकर के क्या बन जाएगा? वो फॉसिल बन जाएगा। इसका मतलब डेमिलेट किसकी बात करने वाले हैं? फॉसिल की बात करने वाले हैं। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, आपको याद रह जाए इसके लिए। डेमिलेट, डिपोजिशन, डिपोजिशन से फॉसिल, फॉसिल की बात करेंगे। ये फॉसिल की स्टडी करी इन्होंने और फॉसिल की स्टडी करके एक बात बोली। क्या बात बोली? कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कुछ कुछ फॉसिल के जैसे से हैं। इसका मतलब कि जो फॉसिल्स हैं उन्हीं से आज के लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो पुराने ऑर्गेनिज्म है उनसे आज के ऑर्गेनिज्म बने हैं। इन्होंने भी क्या किया? बेकन की तरह ट्रांजिशन लिंक के ऊपर ध्यान दे लिया। इन्होंने फॉसिल्स को कंपेयर किया, मैराइन लाइफ को कंपेयर किया टेरेस्ट्रियल लाइफ से, और ऐसे करके इन्होंने सिंपल सा अपना कॉन्सेप्ट रख दिया सबके सामने। देखो, इन्होंने एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के बीच में सिमिलैरिटीज चेक करी और इन्होंने ये कहा कि जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है वो मैराइन फॉर्म से आती है। मैराइन फॉर्म्स विच वर ट्रैप्ड इन मार्शेस। इन्होंने कुछ मार्शेस वाले एरिया में गए होंगे ये, और मार्शेस वाले एरिया में जाकर के इन्होंने कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को पकड़ा, उनकी स्टडी करी, तो उनको समझ में आया कि जो टेरेस्ट्रियल के ऊपर लाइफ है वो लाइफ कहां से आई है? एक्वाटिक से आई है। अब ये एक और बात बोल देते हैं कि टेरेस्ट्रियल सरफेस पर आने के बाद वो स्पीसीज जो एडजस्ट नहीं कर पाई वो एक्सटिंक्ट हो गई और वो स्पीसीज जिन्होंने एडजस्ट किया वो सरवाइव करती हैं। तो टेरेस्ट्रियल सरफेस के ऊपर वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेंगे जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे एंड फाइनली अडप्ट हो पाएंगे। हालांकि इन्होंने अडप्टेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया,
पर इन्होंने जो बात कही उससे मतलब यही निकलता है। क्या कहा? मैनी ऑफ सच स्पीसीज फेल्ड टू मेक द ट्रांजिशन, यानी कि देवर फेल्ड। इस पूरी लाइन का, इस पूरे यहां से लेके यहां तक का क्या मतलब है? फेल्ड टू अडप्ट अकॉर्डिंग टू टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अडप्ट नहीं कर पाए। सो हैड एन इल, इल का मतलब होता है बैड, एडवर्स, फैट का मतलब फ्यूचर, उनका भविष्य बेकार था, यानी कि वो फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो गई होंगी। जो एडजस्ट कर पाए वो जिंदा बचे, जो नहीं कर पाए वो मर गए। ये भी हमारे एक पुराने ग्रीक फिलोसोफर थे, उनके जैसे सोचते हैं। इनका भी ये मानना था कि पानी के अंदर मरमैन एंड मरमेड टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे, यानी जल परी वाले, और उनसे मानव का विकास हुआ, ह्यूमन का जो है इवोल्यूशन हुआ। बाकी वही बर्ड्स हैं वो फ्लाइंग फिश से बने, जो मैंने अभी आपको दिखाया, और मैन है वो किससे बना? मरमैन से। और वुमन किससे बनी? मरमेड से बनी। ये देखो फोटो, ये जल परी की फोटो है। हमने पीछे जो ग्रीक फिलोसोफर्स की थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर भी कुछ ऐसी सी बात थी कि मानव पहले फिश लाइक होता था, पानी में रहता था, फिर वो टेरेस्ट्रियल सरफेस पे आया, फिर उसने अपना कैप्सूल तोड़ दिया, फिर बाद में मानव की तरह रहने लग गया। ऐसा सा कुछ बात किया है हमने, तो ये भी उसी तरीके की बातें कर रहे हैं, बट ज्यादा सही तो नहीं है। चलिए, जो भी है, ये इनका मानना था, इनकी थ्योरी है, वो अपन ने पढ़ ली। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट की, मॉपर्टुइस। मॉपर्टुइस के अंदर एम फॉर मदर, पी फॉर पैटर्नल, फादर, पैटर्नल मतलब फादर। इस पी का एक और मीनिंग निकालना है, पार्टिकल। अभी सब कनेक्ट हो जाएगा, आप तो बस समझते जाइए। इस एक एम का मतलब निकालना है मटेरियल। तो भाई ये सब क्या है, यहां पे क्या चल रहा है? मॉपर्टुइस ने बहुत ही बढ़िया बात कही। उन्होंने ये कहा कि मदर एंड फादर दोनों से कुछ तो हेरिडिटरी मटेरियल है जो पास होता है प्रोजेनीज के अंदर। देखो ये डीएनए की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये हेरिडिटरी मटेरियल है ना, वो पार्टिकल जैसा सा होता है। डीएनए पार्टिकल ही तो होता है। मदर एंड फादर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, जी हाँ बिल्कुल, दोनों के गैमिट्स के अंदर डीएनए जीन्स होते हैं। तो इनका ये सोचना काफी ज्यादा हद तक सही था। इन्होंने ये भी कहा कि एनवायरमेंट के कारण ये मटेरियल है अफेक्ट होता है। बिल्कुल, एनवायरमेंट के कारण डीएनए के ऊपर फर्क पड़ता है, डीएनए में म्यूटेशन पॉसिबल है। तो ये इनकी थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए एक एक पॉइंट को वापस समझ लेते हैं। He was the first to propose general theory of evolution. एवोल्यूशन की जनरल थ्योरी का मतलब है कि हेरिडिटरी मटेरियल होना, वो पास ऑन होना, उसमें वेरिएशन आना, ये बात सबसे पहले इन्होंने करी थी। मोर साइंटिफिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वो इन्होंने दे रखी है। क्या कहना चाहते हैं देखो, ये एम फॉर मदर, पी फॉर पार्टिकल, पी फॉर फादर, एम फॉर मटेरियल। ही प्रपोज्ड दैट हेरिडिटरी मटेरियल, अब आप इस हेरिडिटरी मटेरियल को एक बार अपने दिमाग में डीएनए रख के देखो, और होता भी वही है। हालांकि इन्होंने डीएनए शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, इन्होंने जीन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, पर आप एक बार सोचो, इनके अनुसार हेरिडिटी मटेरियल डीएनए है वो पार्टिकुलेट होता है, बिल्कुल होता है। और
transmit, pass on through both maternal and paternal side, right, of the family, दोनों families से। तो देखिए ये है मदर, इनसे एग बनेगा और इस एग के अंदर डीएनए होगा। ये है फादर, इनसे स्पर्म बनेगा और इसमें भी डीएनए होगा और दोनों फर्टिलाइजेशन के थ्रू नेक्स्ट जो प्रोजेनी बनेगा उस प्रोजेनी के अंदर ट्रांसमिट कर देंगे। बहुत अच्छी थ्योरी है, बहुत सही चीजें चल रही हैं। ये तो ये भी मानते हैं कि हेरिडिटरी पार्टिकल्स कुड बी चेंज्ड बाय एनवायरनमेंट। आप इसको वापस से वही पढ़ के देखो, डीएनए कुड बी चेंज्ड बाय एनवायरनमेंट। सही है कि नहीं है? एनवायरनमेंट के कारण डीएनए में बदलाव आते हैं, बिल्कुल आते हैं। स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन द जीनोम ओवर टाइम, समय के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस आना। यही बात तो इवोल्यूशन की फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी अपन ने। वो भी नहीं देखी है तो वो भी देख लेना और पिछली वाली क्लास भी देख लेना, ठीक है। अब एक छोटी सी गड़बड़ यहां पर जो लग रही है वो ये है एक्वायर्ड करेक्टर, यानी थोड़ा सा लेमार्किज्म शो कर रहे हैं ये, हालांकि लेमार्क से पहले की बात है ये। तो ये वाला पॉइंट अच्छा नहीं रहेगा। एक्वायर्ड करेक्टर है, उसका इनहेरिटेंस होता नहीं है वैसे जो लेमार्क कहना चाह रहे उस सेंस में। बाकी तो करेक्टर कोई ना कोई तो ऑर्गेनिज्म एक्वायर ही करेगा, उसके बाद में कैसे इनहेरिटेंस होता है वो बाद की कहानी है, अपन पूरी बाद में बात करेंगे उसके लिए। तो इनका बिलीव था कि डीएनए पर एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। He appreciated the role of natural selection in the evolution and of isolation in speciation। बताओ कितनी अच्छी बात कर रखी है। डार्विन से पहले, डार्विन 1859 में आएंगे तब कुछ बात करेंगे, मतलब पैदा नहीं होंगे 1859 के अंदर, जब वो उनकी बुक आएगी तब पब्लिश होगा, काम पब्लिश होगा, तब की बात है। पर ये ऑलमोस्ट 150-200 साल पहले, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं मैं, देख लेना कितने हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन में बिलीव कर रहे हैं। ये जो स्पीसीएशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, उसमें आइसोलेशन की प्रोसेस जरूरी है। जब हम स्पेशिएशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी बिलीव कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हैं इनकी थ्योरी के। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट थ्योरी देखो, चार्ल्स बोनेट। बोनेट क्या होता है? कार का आगे वाला हिस्सा, उस बोनेट के अंदर क्या है? इंजन है। तो जैसे कार में बोनेट होता है और वो बोनेट क्या करता है? इंजन को ढक के रखता है, वैसे ही इनकी थ्योरी का नाम है इनकेसमेंट थ्योरी। इनकेसमेंट, केस का मतलब हो गया सूटकेस होता है ना, वो। इनकेसमेंट का मतलब कोई चीज है वो बंद है। क्या बंद है? जो बात स्वामी जी ने कही थी वही बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी भी स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो ऑर्गेनिजम्स अपनी मदर के जर्म सेल के अंदर बंद रहते हैं, यानी वही ओवा के अंदर एडल्ट मिनिएचर रहता है। इनकी थ्योरी का एक और नाम है इम्बाइटमेंट थ्योरी और इनकेसमेंट थ्योरी। देखो, एक तो बोनेट से याद क्या रह जाएगा? जैसे कार का बोनेट इंजन को ढक के रखता है, वैसे ही एग है वो एडल्ट को, छोटे से एडल्ट को ढक के रखता है। जैसे एक इंजन है वो बोनेट के अंदर बंद रहता है, वैसे एक छोटा एडल्ट है वो एग के अंदर बंद रहता है। और थ्योरी का नाम पढ़ोगे इनकेसमेंट, सूटकेस में कोई चीज पैक हो जाती है, वैसे इनकेसमेंट हो रहा है। तो इनकी थ्योरी क्या कह रही है देखते हैं। थ्योरी कहती है कि इनिशियल मेंबर ऑफ ए स्पीसीज, एक स्पीसीज का इनिशियल मेंबर इनकैप्सुलेट्स विद इन इट, वो स्पीसीज के अंदर ही बंद रहता है जो प्री फॉर्म्ड जर्म है। वैसे जर्म का मतलब आप सीड समझो या जर्म सेल होती है वो समझो।
तो आपको आराम से समझ में आएगा, ऑफ ऑल फ्यूचर जनरेशन, सारी फ्यूचर जनरेशन के जो मेंबर्स होते हैं, इनिशियल मेंबर्स, वो बंद रहते हैं। इनकी बात तो वैसी ही है कि दीज एग्जिस्टेड इनसाइड द जर्म सेल ऑफ मदर। इन्होंने जर्म सेल की बात करी और स्वामरडर्म है वो एग की या ओवा की बात कर रहे हैं। ये डाइजेस्ट हो रही है आपको थ्योरी? बिल्कुल नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि इनकेसमेंट थ्योरी कौन रिप्लेस कर सकता है, तो आप बता सकते हो एपिजेनेसिस थ्योरी। वॉल्फ ने जो एपिजेनेसिस की थ्योरी दी, वो थ्योरी इसको भी डिस्कार्ड करने के लिए पर्याप्त है। ये हुआ हमारे पास में बोनेट का काम पूरा। अब कैरोलस लीनियस। इस कैरोलस लीनियस के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैरोलस लीनियस की बातें हम पिछले 2 लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। फादर ऑफ टेक्सोनोमी। ये कहते हैं कि स्पीसीज है वो स्टैटिक होती है। ये कहते हैं कि जो एक बार बन गया वो परमानेंट होता है। ये स्पॉन्टेनियस ओरिजिन के अंदर बिलीव नहीं करते, ये गॉड में बिलीव करते हैं कि गॉड ने बनाया है सब कुछ और बना करके परमानेंट कर दिया। तो इनकी थ्योरी में बहुत ज्यादा समझने लायक, समझाने लायक बातें नहीं है, पर जो पॉइंट्स है वो दिखा देता हूं मैं आपको। ही इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता हो गया अब तक तो। देन उसके बाद में लीनियस क्या कहते हैं, ही बिलीव्ड इन स्पेशल क्रिएशन। स्पॉन्टेनियस क्रिएशन में इन्होंने बिलीव नहीं किया, स्पेशल क्रिएशन, गॉड ने बनाया है सब कुछ। पर इन्होंने ये नहीं कहा कि 6 नेचुरल डेज में बनाया है। He presumed that species are created by God. ऑब्वियस सी बात है, ये स्पेशल क्रिएशन है, इसको यहीं पे लिंक कर लीजिए, by God, and are immutable and fixed entities. Immutable है, fixed entities है, बदलेगी नहीं कभी, जो बन गया सो बन गया। ये कैरोलस लीनियस है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्सोनोमी भी यही बात हो रही थी। अकॉर्डिंग टू टेक्सोनोमी हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात करी थी, वो भी यही तो वाला पॉइंट था, और क्या था। ही डिड नॉट बिलीव इन इवोल्यूशन। वो इवोल्यूशन में मानते ही नहीं थे कि इवॉल्व होते हैं, चेंजेस आते हैं, बेटर अडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ऐसी बात तो ये करेंगे ही नहीं। ये तो सीधी सिंपल बात करेंगे कि भाई भगवान ने बना दिया और बस सब कुछ परमानेंट है। बट बिलीव्ड इन सेपरेट क्रिएशन एंड द फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज। सेपरेट क्रिएशन का मतलब क्या है? सेपरेट क्रिएशन का मतलब है कि सभी ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन, एवोल्यूशन नहीं, ऐसे बोल सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म सेपरेट बने हैं। ईच स्पीसीज डेवलप्ड सेपरेटली। थोड़ा सा मैं इसको इजी बना दूं पॉइंट को, और आज के अकॉर्डिंग बात कर लूं, तो आज के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि ईच स्पीसीज हैज सेपरेट एंसेस्टर। हर स्पीसीज का अलग एंसेस्टर है, यानी किसी का कोई कॉमन एंसेस्टर है ही नहीं है। यह होता है सेपरेट क्रिएशन। और फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज का मतलब समझ गए, परमानेंट होती हैं स्पीसीज। तो ये हुआ हमारे पास में कैरोलस लीनियस की बात। अब आते हैं बफन। बी फॉर बफन, बी फॉर ब्लफ। ब्लफ पता है क्या होता है? फेंकना, मतलब कुछ भी बोल दिया, किसी को भी जाके बोल दिया मैंने डायनासोर देखा है आज, तो उसे कहते हैं ब्लफ। खैर मजाक की बात है। बफन ने ऐसे कुछ फेंकने वाली बात करी थी। क्या बात करी आपके सामने देखो। ही बिलीव्ड in the inheritance of acquired character and the direct effect of environment
ऑन द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म पर जब एनवायरमेंटल स्ट्रेस आएगा तो उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा और मॉडिफिकेशन से वो कैरेक्टर एक्वायर कर लेगा। ऐसा होता नहीं है ना। हम लेमार्किज्म पढ़ने वाले हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करना। लेमार्किज्म के अंदर हम देखेंगे कि लेमार्क ने कैसे एक्वायर्ड कैरेक्टर बताए और उनका इनहेरिटेंस भी एक्सप्लेन करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करी। So he believed in inheritance of acquired character and the direct effect of environment on the structural modification of organism. Organism की जो body है उसके अंदर जो organization है उसमें modification हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। Though he never gave a consistent theory of evolution. इन्होंने कोई थ्योरी दी नहीं है इवोल्यूशन की, बट ही डिड स्टेट पार्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक थ्योरी, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में छोटी छोटी बातें कह रखी इन्होंने खाली, एज सच इनकी कोई थ्योरी नहीं है। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर वाली बात है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो ये बफन है, इनका काम हो गया। अब बफन के बाद में अपन बात करते हैं जेम्स हटन। ये तो बहुत बढ़िया, ये तो एक कहानी सुनाएंगे और वो मैं कहानी आपको डायग्राम की हेल्प से समझा दूंगा। आपको क्या रखना है याद? हट को याद रखो हॉट, गरम। हट को याद रखो हॉट। और ऑन का मतलब होता है ऊपर, इसको याद रखो कम अपॉन, ऊपर आना। हॉट चीज ऊपर आ रही है, ये गरम लावा की बात कर रहे हैं, ये मैग्मा की बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी इनकी थ्योरी है। वो थ्योरी के मैं आपको एक एक पॉइंट बता देता हूं और फिर उसको डायग्राम बनाकर आपको समझा दूंगा। देखो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जमीन के नीचे जहां ज्वालामुखी होता है वहां नीचे गर्म लावा होता है, ठीक है। ज्वालामुखी फटता है तो गर्म लावा बाहर निकलता है, ठीक है। बाहर आने के बाद लावा जम जाता है और एकदम हार्ड रॉक जैसा बन जाता है, ठीक है। अब इस हार्ड रॉक पर समय के साथ कभी बारिश होती है, कभी हवाएं चलती हैं, कभी तूफान आते हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस इस रॉक को तोड़ते हैं। जैसे जैसे ये रॉक टूटती है वैसे वैसे ये रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाती है, यानी सॉइल में बदल जाती है। फिर ये सॉइल धीरे धीरे जमा होती जाएगी और इस सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे वो दब जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, और डिपॉजिट हो जाएंगे तो समय के साथ वो फॉसिल बन जाएंगे। ये कहानी है बहुत बढ़िया सी जेम्स हटन की और बिल्कुल सही बात है। फिर इन्होंने ये कहा कि ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं ये प्रोसेस सालों से चलती आ रही है, यानी कि यूनिफॉर्म है ये चीजें, ये हमेशा होती आई है, फ्यूचर में भी हमेशा होती रहेगी। ये कहते हैं बारिश पहले भी होती थी आज भी होती है, ज्वालामुखी पहले भी फटते थे आज भी फटते हैं, आंधी तूफान पहले भी आते थे आज भी आते हैं। इसका मतलब अर्थ में जियोलॉजी के अंदर जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस पहले भी आते हैं, आज भी आ रहे हैं, बाद में भी आ रहे आएंगे। यूनिफॉर्म है सब चीजें, यूनिफॉर्मली। तो बस ये हो गया इनकी थ्योरी का काम कंप्लीट। यूनिफॉर्मेशन थ्योरी दी थी इन्होंने। देखिए बात करते हैं यूनिफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ जियोलॉजी। जियो का मतलब होता है अर्थ। अर्थ में बदलाव कैसे कैसे आते हैं, अर्थ। यूनिफॉर्मेशन का मतलब यूनिफॉर्म चेंजेस, सिमिलर चेंजेस इन द पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में जो चेंजेस आए वैसे चेंजेस आज भी आते हैं, आज जो चेंजेस आ रहे हैं वैसे चेंजेस फ्यूचर में भी आएंगे। सो दिस इज द यूनिफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ जियोलॉजी। सिंपल बातें समझते हैं। क्या कह रहे हैं? वॉल्केनिक एक्टिविटीज ब्रिंग मैग्मा अप फ्रॉम द अर्थ्स मोल्टन इंटीरियर। जो नीचे जमा हुआ था, पिघला हुआ था, वो ऊपर आ गया। फिर विच ऑन सॉलिडिफिकेशन फॉर्म्स ए न्यू इग्नियस रॉक। जम गया, नई रॉक बन गई। एंड ही ऑल्सो नोटेड द फोर्स लाइक विंड, वाटर, हीट, कोल्ड, आइस
एंड एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इरोड रॉक्स। इरोड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना स्लोली, किसी चीज को स्लोली डिस्ट्रॉय करना, उसको इरोड बोलते हैं। अब मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो, जैसे ये कोई एक ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है, ठीक है, ये एक वॉल्केनो है, इसके अंदर नीचे गर्म लावा है और वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, ये लावा बाहर निकला और ये लावा बाहर आया और बाहर आकर के ये जम गया और ये बन गई एक इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक बन गई। इस इग्नियस रॉक के ऊपर बारिश हुई, आंधी तूफान आए, हवाएं चली, ये आंधी तूफान आए, हवाएं चली, इसके कारण ये जो रॉक है उसके पार्टिकल्स बन गए और धीरे धीरे ये पार्टिकल्स कहीं जाकर के जमा होने लग गए, ऐसे जम गए। फिर समय के साथ ऐसा चलता गया, फिर और पार्टिकल्स आते गए, जमते गए, इस रॉक के ऊपर दूसरी लेयर बन गई, फिर उसके बाद में कोई तीसरी लेयर बन जाएगी, फिर कोई चौथी लेयर बन जाएगी और यही चीज समय के साथ चलती जाएगी, चलती जाएगी। अब क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसकी डेथ हो गई है, ये इंसान जैसा बन गया, पर इंसान तो क्या, इसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद भी ये प्रोसेस चल रही है और इसके ऊपर नई रॉक है या नया लेयर है मिट्टी का, बनता गया बनता गया बनता गया, ये बन गई सेडिमेंट्री रॉक। और इस सेडिमेंट्री रॉक के अंदर क्या है आपको पता है? अभी हमने कुछ रखा है, फॉसिल, राइट। नेक्स्ट देखिए, इरोडेड पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड आर डिपॉजिटेड इन लेयर। इरोडेड का मतलब जो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे थे वो पार्टिकल्स हैं, वाटर करंट लेके गई अपने साथ में और एक जगह डिपॉजिट हो गए। डिपॉजिट होने के बाद में और ज्यादा लेयर्स बनती गई, वो लेयर्स कंप्रेस होती गई, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई और इन रॉक्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स डिपॉजिट हो गए, डेड ऑर्गेनिज्म है ना, डेड ऑर्गेनिजम्स इन रॉक्स के अंदर डिपॉजिट हो गए, बस फॉसिलाइजेशन हो गया। तो इन्होंने कहा कि ग्रेजुअल जियोलॉजिकल चेंजेस, जियोलॉजिकल अर्थ के चेंजेस, कौन कौन से अर्थ के चेंजेस? वही वोल्केनो, रेन, स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स, ये सारे चेंजेस brought about by natural process which is known as यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म को अगर मैं सबसे सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं तो आप ये चीज याद रखना, चेंजेस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर सेम। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के चेंजेस सेम हैं। और कौन से चेंजेस की बात हो रही है? ये देखो, इधर देख लेना, इन चेंजेस की। अच्छी बात है ये और बिल्कुल सही बात भी है। अब इनका सपोर्ट करते हैं एक बहुत बड़े व्यक्ति। एक और लाइन क्या रह गई? द सेम नेचुरल लॉज एंड प्रोसेसेस दैट ऑपरेट इन आवर प्रेजेंट डे साइंटिफिकली ऑब्जर्वेशन हैव always operated in the universe in the past and apply everywhere in the universe। मतलब जो आज हो रहा है वो सब जगह यूनिवर्स के अंदर इक्वली हो रहा है, एक जैसा सा हो रहा है, इक्वली इन द सेंस। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अब इनको सपोर्ट करते हैं एक बहुत बड़े व्यक्ति। और बहुत बड़े व्यक्ति पता है ये कौन है? डार्विन के टीचर हैं ये। इन्होंने डार्विन को काफी सपोर्ट किया
और उनको जर्नी पे भेजा और उनको मौका दिया कि आप इवोल्यूशन पढ़िए। चार्ल्स लयल, टीचर ऑफ डार्विन, इन्होंने एक तो जियोलॉजी वाली थ्योरी दी, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी दिया, वही अर्थ में चेंजेस वाला प्रिंसिपल। इन्होंने सपोर्ट किया हट्टन की थ्योरी को, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मेशन। इन्होंने भी माना क्योंकि ये खुद जियोलॉजिस्ट थे, ये खुद भी अर्थ साइंस पढ़ाते थे। इन्होंने भी ये बात को माना कि भाई अर्थ के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस पास्ट में भी होते थे। इन्होंने 4 कॉन्सेप्ट दिए थे, मैं अभी आपको चारों कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ही गेव प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी का प्रिंसिपल दिया। यदि हमको एग्जाम के अंदर ऐसा मान लो पूछ ले कि थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मेशन किसने दी, हट्टन। जियोलॉजी का प्रिंसिपल किसने दिया, लयल। लेकिन दोनों के अंदर बातें लगभग लगभग सेम सेम सी है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, प्रोसेसेस दैट अल्टर द अर्थ, कौन सी प्रोसेसेस हैं जो अर्थ को अल्टर कर सकती है? ये है नेचुरल, एनवायरमेंटल चेंजेस। समझ गए ना, वही अर्थक्वेक वगैरह वगैरह सारी बातें, आंधी तूफान आना, ये सब वो सब। अल्टर द अर्थ आर यूनिफॉर्म थ्रू टाइम, पूरे टाइम में यूनिफॉर्म है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो ये चार्ल्स लयल की बात है। चार्ल्स लयल के बारे में हम वापस पढ़ेंगे जब हम डार्विन पढ़ेंगे, क्योंकि डार्विन ने भी तो यही बातें पढ़ करके मोटिवेट हुए थे, उनको आइडिया मिला था कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। तो डार्विन पढ़ेंगे तो अपन लयल को दोबारा याद करेंगे बिल्कुल। अब देखो, आपको मैं 4 बातें बताता हूं। लयल का जो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का पॉइंट था, उसमें 4 रिलेटेड पॉइंट्स है, प्रपोजिशंस है, कोई एक सिंगल आइडिया टाइप का नहीं था। पहला देखो क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। एक बार जो नियम बन गया वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक बार जो कह दिया वो कह दिया। एक बार जो नियम बन गया वो नियम है, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ नियम, क्या बात करना चाहते हैं ये? लॉज ऑफ नेचर, बारिश, तूफान, क्लाइमेटिक चेंजेस आना, स्टॉर्म्स आना, सुनामी आना, ग्लेशियर्स आना, पिघलना, लॉज ऑफ नेचर है, ये कांस्टेंट है। प्रकृति की आपदाएं, प्रकृति की घटनाएं कांस्टेंट है, ये होती रही हैं, हो रही हैं, होंगी अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस। यानी चाहे आप कोई सी जगह ले लो और कोई सा ही टाइम ले लो, पूरी प्लेनेट की एक साथ बात हो रही है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? आंधी तूफान हर जगह आएंगे, और पहले भी आते थे, अभी भी है, बाद में भी आएंगे। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, एक प्रकृति का नियम है, वो हर समय लागू होता है। ठीक है भाई। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेथडोलॉजी, यानी कि जो इवेंट होने वाला है उसका क्या मेथड है। बारिश होगी तो बारिश का क्या मेथड है, मेथड इन द सेंस कि उसका क्या इफेक्ट आएगा। बारिश का इफेक्ट सेम है भाई, अगर बारिश चट्टान पे गिरेगी तो धीरे धीरे चट्टान टूटेगी, अगर बारिश मिट्टी पे गिरेगी तो मिट्टी बह के किसी और जगह पे चली जाएगी, इरोजन हो जाएगा ना, सोइल का इरोजन हो जाएगा। अगर ज्वालामुखी फटेगा तो चाहे वो अमेरिका में फटे, चाहे वो इंडिया में फटे, चाहे वो श्रीलंका में फटे, जहां पर भी उसका लावा गिरेगा, एक तो वहां के लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे पिघल जाएंगे, मर जाएंगे, और दूसरा वहां इग्नियस रॉक बन जाएगी। मतलब वॉल्केनो का यही मेथड है, इफेक्ट डालने का मेथड उसका यही है कि मैं जहां भी फटूंगा वहां की सारी वनस्पति को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, वेजिटेबल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और मैं बाद में इग्नियस रॉक बना लूंगा। इसे कहते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेथडोलॉजी। The appropriate hypothesis for explaining the geological past are those with analogy today. ये पॉइंट पूरा नहीं लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि वापस से बात करेंगे डार्विन पढ़ते टाइम पर, जो मैंने अभी बोला है वो बात सही है। नेक्स्ट देखो,
यूनिफॉर्मिटी ऑफ काइंड, ये सिंपल सा है कि एनर्जी सेम रही है, इफेक्ट सेम रहा है, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। जो भी टाइप का चेंज आएगा उस चेंज की एनर्जी एंड उसका इफेक्ट है वो सेम रहेगा, वो सेम काइंड का रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिग्री। यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिग्री क्या कहती है कि जो जियोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस है हैव रिमेन्ड द सेम ओवर टाइम। जियोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस का मतलब कि आज क्लाइमेट की क्या कंडीशंस है, ये कंडीशंस के जो फैक्टर्स हैं वो पहले भी होते थे। और सर्कमस्टांसेस का मतलब हो गया अर्थ के अंदर पहले भी ज्वालामुखी बनते थे, अंदर ही अंदर आज भी बन रहे हैं। पहले भी जब बहुत ज्यादा कुछ ग्लेशियर्स पिघल जाते थे, सी लेवल बढ़ जाता था, आज भी ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ेगा। एक तरीके से वही बात हो गई कि सेम डिग्री है इफेक्ट की। तो ये यूनिफॉर्मिटी के बारे में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए चार्ल्स लायल के। अब बात करते हैं इरेस्मस डार्विन की। चार्ल्स डार्विन के दादाजी, ग्रैंडफादर ऑफ चार्ल्स डार्विन, डार्विन के दादाजी ने लेमार्किज्म वाले कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं और डार्विन उनके अपोजिट है। अपोजिट इन द सेंस कि डार्विन का काम अलग है, इनका काम अलग है। इरेस्मस डार्विन बहुत अच्छे, बाई नेचर ही अच्छे इंसान थे। gave the first clear statement of the inheritance of acquired character। तो इसका मतलब लेमार्क इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बिल्कुल थे। तो ऐसे सवाल भी आते हैं कि लेमार्क किन से इन्फ्लुएंस हुए थे। इरेस्मस डार्विन उनमें से एक नाम आएगा। इरेस्मस डार्विन, देखो आपको याद करने का भी बता देता हूं सिंपल सा। 2 डार्विन हो गए अपने पास, एक तो मेन डार्विन है चार्ल्स डार्विन, एक है इरेस्मस डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन का काम तो सबको पता है, नेचुरल सिलेक्शन का काम है, उनका काम लेमार्क के अपोजिट है। तो इरेस्मस डार्विन है, उनका काम लेमार्क के अकॉर्डिंग है। ऐसे याद कर लेना, दादाजी का काम लेमार्क के जैसा और पोते जी का काम लेमार्क के अपोजिट। अपोजिट इन द सेंस उनसे अलग हटके, है ना। इरेस्मस डार्विन, अकॉर्डिंग टू हिम the effect produced by the environment on the organism are transmitted to the offspring। यानी inheritance of acquired character की बात कर रहे हैं। कोई एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी और वो एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी तो एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर चेंजेस आएंगे और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आएंगे तो वही चेंजेस उसके प्रोजेनी में चले जाएंगे। इतना जल्दी ना तो चेंजेस आते हैं और ना वो चेंजेस आगे पास होते हैं। तो विजमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेमार्क की थ्योरी को डिस्कार्ड किया था, जर्म प्लाज्म की थ्योरी दी थी। वो बातें हम बात करेंगे मॉडर्न थ्योरीज के अंदर। हम तो पढ़ रहे हैं प्री मॉडर्न थ्योरी। ये हुआ हमारे पास में इरेस्मस डार्विन के बारे में। सो द थ्योरी वाज इलैबोरेटेड बाय लेमार्क इन द ईयर 1809। ये बात हम लेमार्क पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए चीजें, और स्क्रीन के ऊपर कुछ लिंक्स दे रखे हैं, आप जुड़ जाइए। जितनी अच्छी हमारी कम्युनिटी बनेगी उतना अच्छा चेंज हम लेकर के आएंगे एजुकेशन की फील्ड में, सोसाइटी के अंदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।